लाल पांडा को हाथ में लिए जब सिद्धार्थ सड़क पार कर रहा था, तब उसे दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आती दिखाई दी। सिद्धार्थ को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। ड्राइवर ने उन दोनों को बचाने के लिए बहुत तेजी से ब्रेक्स लगाए, जिसकी आवाज सुनकर वहां खड़े सारे लोग सहम गए। उन्हें लगा सिद्धार्थ कुचल गया, लेकिन ड्राइवर ने समय पर ब्रेक्स मारकर उन्हें बचा लिया था। कार से ड्राइवर को उतरते देख सिद्धार्थ का माथा घूम गया और उसने मन में कहा, हे भगवान, मुझे इसी के कार के सामने आना था। कार से उतरने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका सहपाठी और उससे जलन रखने वाला शख्स रणधीर था। रणधीर ने जब सामने सिद्धार्थ को देखा तो गुस्से से नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्यों बे जंगली, साले तुझे मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए? अगर मरने का इतना ही शौक है तो अपने गांव के सामने वाले पहाड़ से कूद जा। रणधीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसका गुस्से से भरे हुए चेहरे को देखकर सिद्धार्थ बोला, सॉरी भाई, मैं तो गांव जाने के लिए बस पकड़ने जा रहा था। रोड पार करते वक्त मेरा ध्यान नहीं रहा। सिद्धार्थ के इस तरह जवाब देने से वो चिढ़ गया और आंखें तरेर कर ताना मारते हुए कहा, हाँ, तुम जैसे जंगलियों को क्या पता कि शहरों में रास्ता वो सामने बने ओवरब्रिज से पार किया जाता है। ऐसे ही रास्ता पार करते रहे तो एक दिन किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे। और फिर वो अपनी कार की तरफ चला गया, लेकिन वो फिर घूमा और सिद्धार्थ से बोला, एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हुए एक आवाज में जिज्ञासा भरी हुई थी, मैं किसी से मिलने आया था। सिद्धार्थ ने उसे जवाब देते हुए कहा, किससे? रिया माथुर से? रणधीर ने उससे फिर सवाल पूछा, नहीं। उसके द्वारा अचानक से रिया का नाम लेने से सिद्धार्थ हकला गया था। तुम्हारी हकलाहट बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम रिया से ही मिलने आए होगे, क्योंकि आजकल उसी को उल्लू बनाकर लूट रहे हो। और ये पांडा, इसका शिकार करना कानूनन जुर्म है, अंदर चले जाओगे। इसे ले जाकर जंगल में छोड़ देना। कहते हुए वो गाड़ी में बैठा और चला गया। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ सोचने लगा कि आखिर रणधीर को रिया के बारे में कैसे पता लग गया? क्या उस दिन इसने मेरा पीछा किया था? उसने बस स्टॉप पर लगे साइड मिरर में अपना चेहरा देखा तो वो सच में जंगली लग रहा था। उसके बेतरतीब बिखरे बाल तथा जूतों और पैंट में लिपटे कीचड़ उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा सब उसे ही घूर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही गांव की ओर जाने वाली बस आ गई और उसमें सवार होकर चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा उसके पिता महेश घर पर नहीं थे और निर्मला उसका रास्ता निहार रही थी। सिद्धार्थ के हाथ में लाल पांडा के बच्चे को देखते ही निर्मला छूटते हुए बोली, ये क्या ले आया तू? इसका शिकार करना मना है, इसे जंगल में छोड़ा। और ये कैसी शक्ल बना रखी है? निर्मला के इस तरह गुस्से से पूछने पर सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए बोला, माँ, मैं सारी घटना बता रहा हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि पिताजी को कहीं मुझे ढूंढने के लिए तो नहीं भेजा है? नहीं, निर्मला ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। उसके बाद सिद्धार्थ ने एक झूठी कहानी निर्मला को सुनानी शुरू कर दी। माँ, जब मैं रिया मैडम के यहाँ से निकला तो देखा कि इस लाल पांडा के बच्चे को कुछ लोग एक बॉक्स में बंद करके ले जा रहे थे और झटका लगने से इसका बक्सा उनकी गाड़ी से गिर गया और फिसलते हुए खाई की तरफ चला गया। मैंने इसको जब गिरते देखा तो इसकी तरफ दौड़ लगा दी। तब तक ये नीचे भरे पानी में पहुंच चुका था, लेकिन मैंने अपनी जान पर खेल कर इसे बचाया और फिर इसे अपने साथ ले आया। इसी वजह से कीचड़ में उसके पैर सन गए। मैंने तो इसका नाम भी वही रख दिया, गुल्लू, और आज से ये मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए सिद्धार्थ अपना हुलिया बदलने बाथरूम की ओर चला गया। सिद्धार्थ की कहानी सुनने और उसके जाने के बाद निर्मला ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने आप से बोली, आजकल इसको क्या हो गया है? कभी एक पौधा 1 लाख का बेच देता है, कभी मशरूम पीकर भागने लगता है, कभी पहाड़ पर बेहोश मिलता है और आज लाल पांडा पकड़ कर लाया है और पालने की बात कर रहा है। कहते हुए वो जल्दी से अंदर गई और एक मिट्टी के बर्तन में धुआं सुलगाने लगी। तब तक सिद्धार्थ खुद नहाकर और गुल्लू को भी नहलाकर आ चुका था। उसे आता हुआ देख निर्मला ने उस धुएं वाले बर्तन को उठाया और सिद्धार्थ की नजर उतारते हुए बोली, हे देवी माँ, मेरे बच्चे को बुरी नजर से बचा कर रखना। और उसे फेंकने बाहर चली गई। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ ने उस लाल पांडा यानी गुल्लू की ओर देखा और हंस पड़ा। उसे लगा कि जैसे उसकी झूठी कहानी और माँ को नजर उतारते देख
गुल्लू भी हंस रहा है। फिर वो उसे लेकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उसके पिता महेश घर आए तो सिद्धार्थ को लाल पांडा के साथ देखकर उन्होंने भी छूटते हुए कहा, ये क्या लाए हो, इसे छोड़ाओ वरना फंस जाओगे। गुल्लू अभी कमजोर है, जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगा तो वो उसे जंगल में छोड़ाऊंगा। वहीं बैठा गुल्लू सिद्धार्थ की बात गौर से सुन रहा था और उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो समझ भी रहा हो। शाम हो चुकी थी। सिद्धार्थ गुल्लू के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था कि निर्मला ने उस आवाज दी, सिद्धार्थ खाना लग गया है, आ जाओ और उस भालू को भी ले आओ। निर्मला की आवाज सुनने के बाद सिद्धार्थ उसे लेकर किचन की तरफ आ गया और जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सिद्धार्थ गुल्लू को उसका भोजन यानी बांस की पत्तियां खाने को दी, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं और सिद्धार्थ के सामने रखे उस सुनहले मशरूम सूप को एकटक निहारे जा रहा था। जैसे ही सिद्धार्थ ने एक कटोरी में मशरूम सूप डालकर उसके आगे रखा, वो एक ही बार में उसे सुड़ुप करके पी गया और आकर सिद्धार्थ से चिपट कर बैठ गया। खाना खाने के बाद जब सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई और महेश ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि 2 पुलिस वाले उसके सामने खड़े हैं। उनको इस तरह अपने दरवाजे पर खड़ा देख महेश ने उत्सुकता से पूछा, साहब आप यहाँ इतनी रात को? महेश के पूछने पर उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें पता है कि हम क्यों आए हैं? वो लाल पांडा का बच्चा कहाँ है? बाहर निकालो, उसका शिकार करना अपराध है, फिर भी उसे मार कर ले आए हो। पुलिस के मुंह से शिकार शब्द सुनकर महेश चौंक गया और वो घबराहट के साथ बोला, साहब वो चोटिल हालत में मेरे बेटे को मिला था, वो उसे यहाँ मरहम पट्टी करने के लिए लेकर आया है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा हम लोग उसे जंगल में छोड़ आएंगे। महेश ने उन्हें समझाते हुए कहा, अपने बेटे को बुलाइए और उसे लेकर आइए। उन पुलिस वालों में से एक ने महेश को ताकीद करते हुए कहा। पुलिस वाले के द्वारा सिद्धार्थ को बुलाए जाने का निर्देश सुनकर महेश ने सिद्धार्थ को आवाज दी, सिद्धार्थ बेटा। हाँ पिताजी, सिद्धार्थ ने अंदर से जवाब देते हुए कहा, उस लाल पांडा के बच्चे को ले आओ, साहब देखना चाहते हैं। महेश के कहने पर सिद्धार्थ उस लाल पांडा के बच्चे को लेकर आ गया और उसे उठाकर उसने पुलिस वाले के हाथ में दे दिया। पुलिस वाले ने उसे उलट पलट कर देखा और बोला, आपने इसका शिकार नहीं किया, वो तो ठीक है, लेकिन आपने एक प्रतिबंधित जानवर को अपने घर में रखा है और ये जुर्म है। इसके लिए आप या तो जुर्माना भरो या फिर थाने चलो। कहते हुए उस सिपाही की आवाज में लालच और अकड़ का मिश्रण सुनाई पड़ रहा था। उनके इस तरह से बात करने के अंदाज से सिद्धार्थ समझ गया कि ये लोग उसके पिता से पैसे वसूलने के चक्कर में हैं और वो अंदर चला गया और फोन निकालकर रिया के निजी सचिव अमन को फोन किया। अमन के फोन उठाने पर सिद्धार्थ ने उसे वही कहानी सुनाई जो उसने निर्मला को सुनाई थी और फिर आगे बोला, 2 पुलिस वाले आए हैं, पैसे मांग रहे हैं, कुछ कीजिए। उसने अमन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, अपने इलाके का नाम बताओ। सिद्धार्थ को उधर से अमन की आवाज सुनाई पड़ी, प्रीतपुरा, यही थाना भी लगता है। अमन के पूछने पर सिद्धार्थ ने छूटते हुए कहा, ठीक है थोड़ी देर इंतजार करो, हम कुछ करते हैं। इतना कहकर अमन ने फोन काट दिया। वो पुलिस वाले महेश से बात कर ही रहे थे कि उनमें से एक का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत फोन उठाया और बोला, जय हिंद सर। सलाम करते हुए उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम जिस घर के सामने खड़े हो वो जगत प्रसाद माथुर के खास हैं, चुपचाप वहां से निकलो वरना सुबह तक घर पर बर्खास्तगी का पत्र पहुंच जाएगा। उधर से उनके सीनियर की कड़कती हुई आवाज उन्हें सुनाई दी, सॉरी सर। कहते हुए उसने फोन काट दिया और फिर अपने साथ वाले पुलिसकर्मी को देखते हुए बोला, चलो निकलो, एसपी साहब का फोन था। एसपी साहब के फोन के बारे में सुनते ही वो भी भौचक्का रह गया और उसने एक बार महेश की ओर देखा और बिना कुछ बोले वहां से दोनों निकल गए। ये दोनों आखिर इतना क्यों घबरा गए और एसपी साहब ने फोन क्यों किया था? महेश ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए पूछा। रिया मैडम ने फोन किया होगा एसपी साहब को, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कौन रिया मैडम? महेश ने उत्सुकता के साथ सिद्धार्थ की ओर देखते हुए सवाल किया। उन्हें रिया का चेहरा और नाम याद नहीं आ रहा था। अरे वही जिन्होंने उस दिन हनीशक्ल के 1 लाख रुपए दिए थे। कहते हुए सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और फिर थोड़ी ही देर में उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो महेश की ओर देखते हुए बोला,
लेकिन इन्हें किसने सूचना दी कि मैं लाल पांडा का बच्चा लेकर आया हूं? यह सुनते ही महेश का चेहरा भी गंभीर हो गया और वो कुछ देर सोचने के बाद सिद्धार्थ से बोला, प्रभुनाथ के अलावा और कोई नहीं कर सकता ये। और फिर आगे बोला, 1 मिनट, चलो उसके घर जरा। कहते हुए महेश सिद्धार्थ के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, जिसे सुनकर प्रभुनाथ ने उठकर दरवाजा खोला और उन्हें अपने सामने देखकर वह घबरा गया। उसे लगा कि महेश ने पुलिस को पैसे खिलाकर उसका नाम निकलवाया है। उसने बिना देरी किए हुए सफाई देते हुए बोलना शुरू कर दिया, महेश भाई, जब सिद्धार्थ उसे कंधे पर लादे हुए आ रहा था तो मेरे एक आदमी ने उसे देखा, तो उसे लगा कि सिद्धार्थ ने लाल पांडा का शिकार किया है। महेश भाई, आप तो जानते ही हो कि लाल पांडा का शिकार करना गैर कानूनी है, और अगर ये बात वन विभाग तक पहुंच जाती तो कितना बड़ा बखेड़ा होता। इसीलिए मैंने पुलिस वाले को बुलाया था और मैं खुद भी आ रहा था कि कुछ ले देकर मामला यहीं दब जाए, वरना सिद्धार्थ की जिंदगी खराब हो जाएगी। महेश को प्रभुनाथ की बात सुनते ही पता लग गया था कि ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसलिए वो प्रभुनाथ से बोला, प्रभुनाथ, अपने काम से काम रखो। सिद्धार्थ के मामले में अगर दोबारा टांग अड़ाई तो समझ लेना। प्रभुनाथ को धमकाकर वो दोनों वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़े थे। रात हो चुकी थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर पर लेटा पूरे दिन की घटनाओं को स्मरण कर रहा था कि कैसे उसे अंगूठी की ताकत जंगल की ओर ले गई और फिर वहां से लेकर पुलिस वाले का आना। ये सब उसके दिमाग में चलचित्र की तरह घूमे जा रहे थे कि अचानक से उसके अंगूठी से एक रोशनी निकली और उसके मस्तिष्क में समा गई और सिद्धार्थ की आंखों का रंग सफेद होता चला गया और वो बंद होती चली गई थी। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गया था। वो एक अजीब और अनजान जगह पर खड़ा हुआ था। आखिर कहां आ चुका है सिद्धार्थ, और अब आगे क्या होने वाला है उसके साथ? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।